अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। भारत से पैगाम आता है कि हम आपको अंदर घुस के मारेंगे। इधर से जवाब जाता है कि नरेंद्र मोदी, भूलना नहीं ये 1971 नहीं है। शायद भारत से कुदरत भी इंतकाम ले रही है। किसी भी जंग से पहले उनके जहाज गिर रहे हैं, साथ साथ उनकी क्रिकेट टीम फौज की टोपियां पहन के खेलती है, लेकिन अपने घर में ही हार जाती है क्योंकि पाकिस्तानी नवाज उस्मान ख्वाजा रगड़ के रख देते हैं। यह भी देखने में आया है कि दोनों ममालिक ने अपने अपने हाई कमिश्नर वापस भेज दिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दिल्ली चले गए और भारत के हाई कमिश्नर इस्लामाबाद आ गए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स फिर भी कह रहा है, बाकायदा एडिटोरियल बोर्ड कहता है कि जब तक मसला कश्मीर, कोर डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर हल नहीं होता, दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर जंग का खतरा मौजूद रहता है। पाकिस्तान और भारत के हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, तर्जमान दफ्तर खारजा। बहुत शुक्रिया, इस मसरूफियत में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब, रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया, आप वक्त देते हैं हमें, आपके तज्ज़िये हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सलीम खान साफ़ी साहब, तज्ज़िया निगार भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और इन्हीं इशूज़ पे शायद बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सूरत हाल है क्या, ये ज़रा इन बयानात से देख लीजिए। सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? तुम्हारे सीने में इंतकाम की आग जल रही है। नरेंद्र मोदी, सोच के देखना, ये 71 नहीं है। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन इस तनाजुर में भी हमारे हाई कमिश्नर दिल्ली चले गए, ड्यूटीज रिज्यूम कर दी। भारतीय हाई कमिश्नर इधर आ गए, उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर दी। 14 को बाकायदा तौर पर करतारपुर कॉरिडोर के लिए टॉक्स भी हो रही हैं। ये मामला तकारीर में बहुत हाई नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ ठीक मुनासिब आ रहा है टेम्परेचर? जी, हरारत में काफ़ी कमी आई, लेकिन मेरे तजुर्बे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान काफ़ी जज्बाती कौम है और नेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को जज्बात के आईने में, पैशंस में ज़्यादा देखा जाता है। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स आपने दिखाई हैं, सिर्फ इस पे पॉलिसी लिमिटेड नहीं है, इसके बियॉन्ड भी है। ये दोनों शायद जलसे में की गई स्टेटमेंट्स। जो पॉलिसी है वो बड़ी कैलिब्रेटेड होती है। हमने बड़ा सोच कर ये फ़ैसला किया कि सोहेल महमूद साहब हमारे सफ़ीर वापस चले जाएं। इसी तनाज़ुर में हमने बड़ा ठंडे दिमाग से ये फ़ैसला किया कि करतारपुर कॉरिडोर का मामला आगे जाना चाहिए और हमने 14 तारीख जो पहले से तयशुदा थी उस पर इंदिया दिया कि हम आना चाहते हैं। हिंदुस्तान में थोड़ी सी फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले में और ख़ासकर पाकिस्तान से फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले में कुछ इनडिसीजन घबराहट रहती है, वो हमें नज़र आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनको अंडरमाइन करना चाहता हूँ या उनके कोई पॉइंट स्कोरिंग का, ये फैक्चुअल है। तो उन्होंने मान लिया फिर उनको ख्याल आया कि ये तो अटारी पे मिल लेते हैं। हमारे लिए तो फिर अटारी भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, तो हम 2 कदम अंदर you step in, you know, it's India। वो मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं, मगर ये है कि हिंदुस्तान के साथ जब हम डील करते हैं, आप जानते हैं साल हा साल हो गए, कुछ बचकाना सा हो जाता है मामला। लेकिन जैसे वो कहें, हमने कहा ठीक है। ये एक बात ज़रूर नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि आपका फॉरेन ऑफिस और फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ों पे हम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। कम से कम ये आपके सामने है, पिछले 1 साल के हालात जो हैं, इनिशिएटिव आपके फॉरेन ऑफिस के पास है, वहाँ से नहीं आ रहा। वो बड़ा, आपके तमाम बड़े सीनियर एंकर्स और लोग, रिएक्टिव होती है। अब को बता दें कि रिएक्टिव कहाँ है, विदाउट स्कोरिंग एनी पॉइंट्स। हम बहरहाल चाहते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाए। हुकूमत ने बड़ा क्लियर एजेंडा दिया, ये बात बहुत अहम है। ह्यूमन डेवलपमेंट का एजेंडा है, आप हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म करना चाहते हैं, आप लेकिन जिन रवाबत की आप बात कर रहे हैं, मेरी अपनी फीडबैक है, पता नहीं आप बयान करना चाहेंगे या नहीं, कि ना सिर्फ फॉरेन ऑफिस, डिप्लोमेट्स
की हद तक, बल्कि मिलिट्री टू मिलिट्री भी एक राब्ता हो चुका है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का शायद इस पिछले ट्यूसडे को राब्ता हुआ था। मैं इस तनाजुर में पूछना चाह रहा हूँ, जब आप जा रहे हैं उधर, टॉक्स हो रही हैं, दिल्ली या अटारी इंडिया ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो टेम्परेचर लो हो रहा है या नहीं? टेम्परेचर लो हो रहा है जी, मगर जो पॉलिटिकल कंपल्जन्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। शायद वो हिंदुस्तान में इलेक्शन भी है, वो इतनी जल्दी ना चाहें कि टेम्परेचर अचानक लो हो गया है। कुछ जो डेवलपमेंट 27 तारीख को हुई उसमें वो फील करते हैं कि दे डिडंट कम आउट ऑन द टॉप, और उनको वैसे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स में भी दे डिड नॉट कम ऑन द टॉप। वो ये फील करते हैं कि वो नहीं, ऑल्दो ये है कि मुल्कों में ये वो नहीं होते मामलात, ऊपर नीचे चलता रहता है, ये कोई एक दिन की बात तो नहीं होती है। हमारा एक कंसिडर्ड व्यू है कि मामला आगे चलना चाहिए, और ये पोजीशन आपके सामने हमने सितंबर में सामने रखी थी कि गुफ्तगू कर लें, डायलॉग कर लें तमाम चीज़ों पर। आज सारी दुनिया कह रही है कि जी जम्मू कश्मीर हल नहीं होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। इसे नुक्ते पर रहेगा रऊफ हसन साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात आई, सादा सवाल है, न्यूयॉर्क टाइम ने जो आर्टिकल लिखा वो एडिटोरियल बोर्ड का है, वो मेरे जैसे एक आम रिपोर्टर का लिखा हुआ नहीं है, और कंसिडर्ड पॉलिसी एडिटोरियल बोर्ड की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग का चांस मौजूद है। कॉन्फ्लिक्ट जो कश्मीर इशू पे है वो न्यूक्लियर जंग का पेश खैमा हो सकती है। किस हद तक आप एग्री करते हैं इस बात से? इस बात का जवाब देने के लिए मेरा ख्याल हमें ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि ये जो सारी टेंशन शुरू हुई है, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। अगर तो मुहर्रिकात कोई लिमिटेड थे तो फिर न्यूक्लियर जंग की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मुहर्रिकात कोई लॉन्ग टर्म है, कोई स्ट्रेटेजिक गेन्स को सामने रख के अगर वो उस तरह के हैं, तो फिर न्यूक्लियर जंग की जो ऑप्शन है या एक पॉसिबिलिटी प्रॉस्पेक्ट जो है वो मौजूद रहता है। लास्ट टाइम भी आपके जब प्रोग्राम में आए थे तो मैं उस वक्त भी मैंने आपसे यही अर्ज़ किया था कि मेरी अपनी एनालिसिस के मुताबिक इसके जो मुहर्रिकात थे वो बहुत लिमिटेड थे, और वो प्रिंसिपली इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके ऊपर वो मुख्तस थे। और अब आप जितने भी अखबार पढ़िए, वो इंडिया में पढ़िए या आप इंडिया से बाहर पढ़िए, वो वर्चुअली एक कंसेंसस है उसमें कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का कार्ड, पाकिस्तान का कार्ड ये प्ले करके उसमें इलेक्शंस में उनको गेन हुआ है। जो इस वक्त अप्रेजल्स आई हैं वहाँ, जो इस वक्त एनालिसिस आ रहे हैं, उनके मुताबिक उन्होंने जी वर्नाक्युलर जो न्यूज़पेपर्स हैं, वर्नाक्युलर जो टीवीज हैं, जो हिंदी टीवी मीडिया है, वो तो दबा दबा के कह रहा है वही बातें जो मोदी कह रहे हैं कि हमने अंदर घुस गए, हम पहली बार घुस गए। ठीक, तो वो 10 to 15% उन्होंने गेन किया है। तो मेरा ख्याल है कि यही वो मेजर मुहर्रक था। बाकी पाकिस्तान को नीचा दिखाना जो है वो तो एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट मुहर्रक है, लेकिन क्या वो नीचा दिखाना जो है वो पाकिस्तान को ख़त्म करना है? मैं उसके साथ भी एग्री नहीं करता। पाकिस्तान को ख़त्म करने का ऑब्जेक्टिव उनका नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट लीक हुई थी आज से 10-12 साल पहले। तो नेपाल को भी नहीं किया ख़त्म, बांग्लादेश को भी नहीं किया ख़त्म, श्रीलंका को भी नहीं किया ख़त्म, तो मालदीव को भी नहीं किया। इंटरनल स्टडी एक हुई थी, मेरा ख्याल है फैसल साहब उस रिपोर्ट से उजागर होंगे, तो वो लीक आउट हो गई थी, वो मेरे तक भी उसके एक पहुंचा था। उसमें उन्होंने ये डिस्कस हुआ था कि जी पाकिस्तान किस स्टेटस उसको होना चाहिए जिसमें कि वो इंडिया जो है वो सेफ महसूस करे। तो उसमें कहा गया था जी कि पाकिस्तान का स्टेटस भी बांग्लादेश जैसा होना चाहिए। इंटरनल स्टडी एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो पाकिस्तान का बांग्लादेश का स्टेटस बन चूंकि नहीं सकता, इसलिए कुछ अपने इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में और कुछ बाकी। सो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की जो ये एनालिसिस है, मैं उसके साथ इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। लेकिन चूंकि हम इमोशनल हैं, जैसा कि फैसल साहब ने कहा, जिसके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, चूंकि हम दोनों बहुत इमोशनल कौमें हैं, चूंकि दोनों कौमें पिछले 70-72 साल से बरसरे पैकार रही हुई हैं और छोटे छोटी चीजों के ऊपर एक मेजर कॉन्फ्लिक्टेशन हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो जो स्पार्क ऑफ है वो उस एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में, उस एक इमोशनल मोमेंट में किसी वक्त भी हो सकता है और वो बबल हो जाएगा, और फिर ये है कि जी वहां से फिर इधर रुकिएगा सलीम साहब, न्यूयॉर्क टाइम या वाशिंगटन पोस्ट या CNN फॉर एग्जांपल, वो क्या हमारे लिए लाजिम है कि वो जो कहें हम उस पर एग्री करें? वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जंग हो सकती है, हम उतने अलार्म्ड हों? अगर माजी में वो कुछ और कहते रहे, हम उस पर तो एग्री नहीं करते थे, क्या ये वाकई अब का सच है, पिछला सच नहीं था?
नहीं बराज साहब, देखें, एक तो मामलात को देखने का वो अंदाज़ है जो अभी आपने क्लिप दिखाया है कि जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो कुछ किया जाता है, और फिर हमारे साथ भी अगर उसी तरह के लोग बैठे हों, अगर इधर शहरयार अफरीदी और जावेद लतीफ़ और उसको, तो फिर हम उस लेवल पे। लेकिन चूंकि आज के पैनल में आपके पास दोनों संजीदा और बाखबर और साहिब, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो देखें, जो डॉक्टर फैसल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मामलात जब कौमों के दरमियान होते हैं तो फिर वो इन सियासी और इमोशनल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे नहीं होते। हमारे लिए बेइज्जती कौम और बेइज्जती मुल्क, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और आलमी कंटेक्स्ट में भी माजी ने 2-3 चैलेंजेस वो सामने ला खड़े किए थे। एक जो 2 मई का वाक़या हुआ, या ड्रोन पे जिस तरह हमने एक मुनाफिकाना पॉलिसी रखी कि हमारा उनको इजाज़त भी थी और साथ हम उस पर एहतजाज भी कर रहे थे, तो उससे इंडिया जैसी कौमों को ये शह मिल गया था कि वाई नॉट हम भी अमेरिका की तक़लीद करें। और ये बार बार उधर से इसरार भी किया जाता था कि हमें भी जाके हिट कर लेना चाहिए। तो हमारी रियासत के लिए एक चैलेंज ये था कि वो इंडिया या किसी भी और मुल्क को वो रास्ता ना दे। तो वो तो शुक्र है हमने इंश्योर करा लिया अपने रिस्पांस के ज़रिए कि नहीं, कोई और मुल्क अमेरिका की नकाली नहीं कर सकता, और अमेरिका ने भी अगर किया था तो वो हमारे एक टेसिट अप्रूवल के साथ कर रहे थे। दूसरा हमारे लिए चैलेंज ये था कि माजी में हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से, यहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कुछ गैर रिस्पॉन्सिबल रवैये की वजह से, एक ये था कि हम दुनिया के सामने अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर साबित कर दे। तो वो भी किसी हद तक हमने अपने रवैये से बतौर स्टेट जो रिस्पांस दिया है, तो किसी हद तक हमने वो तासुर वो रासिख कर दिया है। तीसरा, हमारे लिए अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई हैं, मसलन अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इससे मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है। ये जो न्यूक्लियर बात है, जो एक रात थी जब उधर से राजस्थान से था कि अटैक हो रहा है, हमने जवाब दिया, बात तो सीधी सीधी न्यूक्लियर तक पहुंची थी ना, कि वी विल हिट विद मैक्सिमम। मैं उस पे आ रहा हूँ ना कि जो एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा जो वे फॉरवर्ड के लिए, कि मेरे ख्याल में चैलेंजेस अब भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं। देखें, एक तो इंडिया उस रास्ते पे चल पड़ा है, खुसूसन मोदी के दौर में, कि जो गलतियां हमने माजी में की थी वो गलतियां हमने भुगत ली, और अब वो भुगतने के बाद उससे तायब होने जा रहे हैं। मसलन अपनी सोसाइटी को एक जुनूनियत का शिकार बनाने का, और उसको इंडियन सेंट्रिक हमने बनाया था, अब वो अपनी सोसाइटी को पाकिस्तान सेंट्रिक बना के, और उससे जब भी आप इंतहा पसंदी को जन्म लेते हैं किसी भी वजह से, तो आपकी कौम डिवाइड होती है, और जब आप उसको सेंसिबल बात करते हैं तो उसके नतीजे में आपकी कौम यूनाइट होती जाती है। अब उन्होंने आगाज़ कर दिया खुद अपनी तबाही का, और हमें तो एक नहीं, तो एक ये है कि हमें इसके बाद भी इस रुझान को बरकरार रखना है। ये हमारी अपनी ज़रूरत है कि हम अपनी सोसाइटी को, उसमें जो पोलराइजेशन है उसको ख़त्म कर लें। जो जिहादी तंजीमें, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो कोई हमसे कहें या ना कहें, हम उस पर पूरे सिद्क़ दिल के साथ उस पॉलिसी पे अमल करें, आगे बढ़ाए। न्यूक्लियर के मामले में ये माजी में देखे, इस तरह के क्राइसिस के मौका पे इस तरह के एडिटोरियल हमारे खिलाफ आते थे, अमूमन हमारे कंपैरिजन आपके सामने रख रहा था ना कि माजी में वो गलत थे, आज सही माजी में देखे कई हवालों से भी। पहली बात तो ये है कि बहरहाल हमारी तरफ से कुछ न कुछ गलती होती थी, स्टेट की नहीं तो नॉन स्टेट एक्टर्स की होती थी। इस मरतबा वो नहीं है जो कुछ अरसे से हमने इंश्योर कराया है। दूसरा, माजी में मसलन कारगिल में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, तो किसी न किसी हद तक पहल भी हमसे होती थी। इस मरतबा देखे कि एक हमारा रोल नहीं था, दूसरा एस्केलेशन के लिए पहल भी उनकी तरफ से थी, तीसरा रिस्पॉन्सिबल स्टेट का बिहेवियर भी हमारी तरफ से सामने आया। तो मैं ये कहता हूँ कि अब इसके बाद जाके आगे, मसलन मैं आज आगे की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि खुसूसन शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोगों के लिए अब उस मामले को इस तरह, इस ज़ुबान में दोबारा हमें अपनी कौम को अपनी तरफ नहीं ले जाना चाहिए। और एक कि देखिए, माजी में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी हरकतों की वजह से हमने अपने आप को तनहा भी कर दिया था, और इसलिए इंडिया को शह मिल रही थी। और अभी तक हम आलमी बरादरी पे मैं सिर्फ एक नुक्ता कि देखें, 2 गलतियां हमसे हुई है, उसकी हमें तलाफ़ी करनी चाहिए। एक मेरे ख़्याल में उस स्टेज पे
ये जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग थी और फिर परवेज़ शेख रशीद जैसे लोगों ने कि जी हमने उससे खाक चढ़क दिया है, एक ये काम नहीं होना चाहिए था। हमें ये रिस्पॉन्सिबल नेशन के लिए साबित करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी आप देखें शुरू में हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। अगर इंडिया उसको हमारी तरफ धकेल रहा है तो हमें ये चीज़ें करके कि जी इजराइल भी उसमें शामिल था और अमेरिका भी उसमें शामिल था, तो हम आजकल ये चला हुआ है कि दुश्मनों को उनकी तरफ नहीं करना चाहिए पाकिस्तान। और तीसरा, उनका दबाव हो या ना हो, लेकिन हमें अपने घर को साफ कर देना चाहिए। इधर ही रुकिएगा। आलमी बरादरी की आप बात कर रहे हैं नादरीन, आलमी बरादरी ने रिएक्ट क्या किया उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बहुत बड़ा तनाव तो शायद रिसीड हो रहा है, लेकिन तनाव की सूरत हाल मौजूद है। जो टेंशन थी 27-28 फरवरी या 2-3 मार्च तक, उसमें आलमी बरादरी क्या कहती रही, जरा सुनिए। मैं यहाँ ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो का। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। Both Pakistan and India have indicated a desire to de-escalate the situation and start talks. डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे फ़ोन आए इधर, हमारी क़यादत भी करती रही, मिडल ईस्ट हो, अमेरिका हो, इवन जापान तक ये कंसर्न था। आपके काउंटर पार्ट रवीश कुमार कल के जलसे, कल हमारे यहाँ जो जलसा था, तकारीर के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अगर दावा ये है कि ये नया पाकिस्तान है और नई सोच है, फिर इसे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नया एक्शन दिखाना चाहिए। कल के जलसे में ये बातें हुई, अभी साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे, अननेसेसरी गुफ्तगू थी जब हम डी-एस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन इसी जलसे से उन्होंने तो एक नया पर्सपेक्टिव ले लिया। हम खुद कहते हैं नया पाकिस्तान है, कल जलसे में कहा गया नई सोच है, इसी से तो फिर वो पॉइंट्स ले रहे हैं कि नए एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन नए लेने की बात करते हैं? वो नए पाकिस्तान की बात जो थी जी, वो बहुत बड़े प्लेन पे थी। वो सिर्फ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से मुतल्लिका नहीं थी, वो एक नई सोच की बात थी जिसके मुख्तलिफ फेसेट्स आप देख रहे हैं। आपने अपने वीज़ा रेजीम चेंज कर दिया है, आप हेल्थ एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ महकमों का नाम लेकर उनके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये एक नई सोच थी कि आप एक जो पिछले प्रोजेक्ट्स या पिछली हुकूमतें करती रहीं उससे हट के होगा। जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक बात है वो नेशनल एक्शन प्लान 2014, उसी की इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली नए पाकिस्तान ने शुरू कर दी। उसकी तफसीलात आपको रोज़ाना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दे रही है। हमने कितने मदरसे, कितने उनके जो हस्पताल, एम्बुलेंसेस, एग्जैक्ट डिटेल हमने क्या कुछ कर दिया, इस पर फर्दर तफसीलात आएंगी। इन दो चीज़, वो पॉइंट स्कोरिंग में इंडियंस आ जाते हैं बिकॉज उनका ख्याल है कि मुझे इस तरह मैंने पहले कहा था कि वो बहुत अच्छा नहीं रहा उनका एक्सपीरियंस पिछले महीने का, जो भी उन्होंने मिस एडवेंचर किया, जो प्लान किया, उनके जहन में भी तो कुछ होगा ना ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे, मतलब वो अल्लाह ने करम किया। और कौम, ये बहुत अहम बात है, अल्लाह का तो करम यकीनन है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, मगर कौम इकट्ठी खड़ी हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी मिलिट्री ने जवाब दिया, एयरफोर्स ने दिया, फॉरेन ऑफिस ने दिया, मीडिया ने दिया, आपके इंस्टीट्यूशंस ने दिया, सियासी जमात, पार्लियामेंट ने दिया, आप इकट्ठे, अपोजिशन ने दिया। ये मोदी साहब की बड़ी मेहरबानी है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कौम को फिर से मुत्तहिद कर दिया। और ये इतना इफ़ेक्टिव जवाब है कि मुझे इतना फ़ख्र है इस चीज़ पे। मैं आप फैक्चुअली बता रहा हूँ, आई फील सो प्राउड कि आप पे थ्रेट आया और हमारे दोस्त भी हैं दुनिया में, हम वो मदद भी करेंगे। खड़े तो आपको खुद होना है, खुद जी लड़ना तो, खुद है। हाँ, तो आप खड़े हो गए, हिफाजत हमने खुद कर। जब आप खड़े हो गए, जो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मूड उसके साथ आपके खड़े होने पे चेंज हुआ। जब आप खड़े हो गए एज ए नेशन, आपने कहा कि हम दबने को तैयार नहीं, गुफ्तगू करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ऐसे बात, हाँ ऐसे भी बात कर लेंगे। और ये इस नेशन को फ़ख्र होना चाहिए कि वो जो एक डिप्रेशन, डिस्पोंडेंसी रहती थी वो नहीं है। दी नेशन स्टूड एज वन एंड हेंस आपके सामने, आपके जो बड़े से बड़े मुल्क हैं वो भी आपकी बात सुन रहे हैं कि अच्छा जनाब इन्होंने तो ये खड़े हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि हमने नहीं दबना। ये बात बहुत अहम है और ये इस कौम को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, साफ़ी साहब ठीक कह रहे हैं, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से वो हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सके। अगर थोड़ा सा हमें वो हो तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं।
रऊफ हसन साहब, ये दुरुस्त है, आलमी बरादरी ने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने इंटरवीन किया, प्राइवेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, बैक चैनल पे होती रही, फ्रंट चैनल पे टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, टेलीफोन कॉल जा रही हैं। हमारा जो पर्सपेक्टिव था उसको सिर्फ एक मुल्क ने एंडोर्स किया और वो था टर्की। बाकी मुमालिक कहते रहे कि जी जंग नहीं होनी चाहिए, डी एस्केलेशन करें, लेकिन आपको ये काम भी करना है, ये काम जो करने हैं वो आज तक तो हमने नहीं किए, आइंदा कैसे करेंगे आप? एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग किसी ने लिखा था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, आई विश कि मैं लेके आता वो बताता। उसका टाइटल है व्हाई इज इट दैट द वर्ल्ड ट्राइज टू इंटरवीन व्हेन पाकिस्तान इज ऑन द अप। क्या वजह है कि दुनिया उस वक्त बात करती है जब पाकिस्तान ऊपर होता है या जीत रहा होता है। जीत इन्वर्टेड कॉमर्स में, मैं इसको ऑफेंसिवली नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये जो सो कॉल्ड सपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं, जो कि आपने भी अपनी बात करने के बाद आपने खुद उसको एलेबरेट भी कर दिया है, ये कहीं मौजूद नहीं थे स्वाय टर्की की जो आपने खुद कहा है। इस्लाम मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं, कहाँ है वो मुस्लिम उम्मा ने तो गेस्ट ऑफ ऑनर बना के बिठा दिया। मुझे बताइए ना, चाइना का रोल बड़ा जुडिशियस था। चाइना मतलब एक उसका पब्लिक रोल था, एक पब्लिक से हट के रोल था उसका, और वो आपके साथ खड़ा है। और वो उसने मतलब ये जो कुछ हम कर पाए हैं इस वक्त उनकी एक्सपर्टीज़ है हमारे पास। जो सारा JF-17 थंडर की अगर आप बात करते हैं तो वो भी उन्हीं की आपने उनके साथ मिलकर बनाया। दुनिया का जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, वो किसी एक वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान की मॉरल असेंडेंसी की पोजीशन है उससे कोई ड्रास्टिकली बदल नहीं सकता। दुनिया का परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में, और फॉरेन ऑफिस में लोग जो बैठे हुए हैं उनको इसका हमसे बहुत बेहतर पता होना चाहिए, वो खासा नेगेटिव है। और इसमें कुछ एक दो और बातें हैं पराचा साहब जो कि शायद हम यहाँ बैठ के आज बात ना कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज से शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद बैठ के जब आप बात कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने आई नहीं कि 27 को क्या होने जा रहा था, और उसके बाद जो पोस्ट जो कुछ हुआ, पोस्ट उसके जो अहवाल हैं उनमें से शायद एक दो चीज़ें जो है वो अभी हमारे साथ, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन वो निकलेगा। कोई वजह थी कि अमेरिका ने इंटरवीन किया उस वक्त जबकि पाकिस्तान ने जाके मतलब वर्चुअली एक मॉरल विक्ट्री तो बाद में हुई, लेकिन एक मिलिट्री विक्ट्री थी वो भी एक हासिल कर ली थी। तो जो आपने सवाल किया उसमें मैं फील करता हूं कि एक मेजर चेंज पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में देखा है, और उसकी वजूहात हैं। क्या मेजर चेंज? क्या मेजर चेंज ये है कि जो माइंडसेट है वो अब शायद इंटरनली भी हम इन सब चीज़ों को जेन्युइनली टॉलरेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट और पाकिस्तान के लिए एक सोर्स ऑफ थ्रेट, दोनों चीज़ें। एम्बैरसमेंट तो था ही, लेकिन एक अब पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट भी बनता जा रहा है। और जो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं जी कि वो तो पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बड़े फोरम पे भी आता है ये वाला, MQM पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है ये लोग। MQM जब बना था पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं बनाया था हमने। जो बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स जो बने थे वो पाकिस्तान के खिलाफ तो कभी नहीं बनाए हमने, लेकिन क्या गारंटी है आपके पास? MQM तो बना था ना, इंटरनल पॉलिटिकल नीड थी, नेसेसिटी थी पीपल्स पार्टी को मार्जिनलाइज करने की। अगर आप खुल के बात कर रहे हैं तो मैं भी खुल के बात। पॉलिटिकल नीड हो या मिलिट्री नीड हो, प्रॉब्लम यह है कि जब हाइड्रास क्रिएट किए जाते हैं, सुन लेना, वाज नेवर अ मिलिट्री नीड, वो पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए बनाया। पॉलिटिकल हाइड्रास क्रिएट करें या मिलिट्री हाइड्रास क्रिएट करें, आप ये जो रियासत के कंट्रोल में नहीं रहते हैं कुछ वक्त के बाद, ये अपने तेई जो एक ताकत बन जाते हैं, और उनके जो अपने डायनामिक्स होते हैं वो उनको परस्यू करते हैं। तालिबान देखिए, नहीं इधर रुकिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसी पे तज्जिया ले लेते हैं। फरमा रहे हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी सही सोचते हैं, इसी लाइन पे सोचते हैं कि ये लोग बनते हैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन आजकल टीवी पे आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि एक्शन हो रहा है, हम टीवी पे टिकर देखते हैं, इतने मदरसे बंद हो गए, इतने उनके स्कूल बंद कर दिए, इतनी डिस्पेंसरियां बंद कर दी, वो कंट्रोल भी भावलपुर में ले लिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। ये वाकई इस क्राइसिस स्पेसिफिक है, या जैसे रऊफ हसन साहब फरमा रहे हैं कि नहीं अब पाकिस्तान की नीड है, अगर नीड है सस्टेनेबल होनी चाहिए, अगर नीड है तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। रवीश कुमार की जो मैंने इनके सामने स्टेटमेंट लिखी वो भी यही कह रहा है कि नया पाकिस्तान है, नई सोच है, तो नए एक्शन होने चाहिए। ये देखें, एक तो रऊफ साहब जो बात कर रहे हैं कि, और जो हमारी सब डिस्कशन उससे एक नतीजा ये निकलते कि देखिए अगर कौम यूनाइट हो, अगर सिविल मिलिट्री ट्रूली
एक पेज पे हो, तो हम वो वाला अंदरूनी चैलेंज जो है उससे भी ना बरदमा हो सकते हैं, और हम इंडिया या एक्सटर्नल थ्रेट को भी वो उसको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम माजी में भी जो हुआ है ना, माजी में ये रियासत क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि हमने इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए या इंस्टीट्यूशनल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया। मसलन जिस इजलास से हमने डॉन लीक्स बरामद करवा दिए, समझ आ रही है आपकी बात, ठीक है, बिल्कुल वो आज उससे हो रहा है पहले वही उस वक्त कहा गया था। फॉरेन ऑफिस ने यही इनपुट दिया कि जी दुनिया हमें ये कह रही है, चीन जैसे दोस्त भी हमें इससे करना होगा, और उस वक्त इस पर इत्तेफाक भी हो गया। लेकिन इंटरनली जो नवाज शरीफ और इदारों के दरमियान टसल चल रहा था, अगले दिन हम ये कि उस पर एक रत्ती भर कदम भी ना बढ़ा सके, और उसको हमने नवाज शरीफ के गले का तोक बना दिया और उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये जो मैंने इससे पहले बात की कि एक तो फैसल साहब की तो चूँकि अपनी उसकी मजबूरियाँ होती है हर मनसब की, कि खुसूसन शाह महमूद कुरैशी साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो कुछ अरसे के लिए उनको पब्लिक जलसों में नहीं जाना चाहिए। अभी भी देखे बहुत सारी चीज़ें थी, उसको आपकी अपोजिशन ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, और ये हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी होती है कि वो यूनिटी को बरकरार रखें। और अगर कौम मसलन इस तरह आप फॉरेन पॉलिसी में आपको मजबूरी में बहुत सारे ऐसे इक़दामात लेने पड़ते हैं कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ होते हैं, और हुकूमत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो पब्लिक को उन पे किस तरह कन्विंस करे। तो अभी आगे हमारी हुकूमत ने जो कुछ किया भी है और आगे इसको जो कुछ करना होगा वो नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है, लेकिन उस पर आवाम को साथ चलाना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़, ये जो तंजीम है, रऊफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैतुल्लाह महसूद कौन थे? वो अफ़गान तालिबान का हिस्सा थे, वो मुल्ला दादुल्लाह के साथ सेक्रेटरी थे। नेक मोहम्मद कौन थे? वो काबुल में रिशखोर कैंप के इंचार्ज थे तालिबान के। हकीमुल्लाह महसूद कौन थे? वो JIT का कारकुन रहे थे कॉलेज में, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत के। एहसन अजीज़ कौन थे? वो इस्लामी जमीयत तलबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन से जाके अलकायदा का हिस्सा बने थे। फिर अभी अब्दुल वली जो है, जो इस वक्त एहरार के सरबराह हैं, वो किसी ज़माने में हमारे यहाँ हरकतुल मुजाहिदीन के शब-कदर चैप्टर के इंचार्ज थे। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि कार्रवाई का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम उनको मार दें और उनके साथ वो सलूक करें जो TTP के साथ कर दिया। लेकिन आज भी आप मैंने 3-4 वज़ीरों से पूछा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप मेन स्ट्रीमिंग करेंगे या आप उनको ताकत के ज़रिए ख़त्म करेंगे, आप उनको बतौर तंजीम हैंडल करेंगे या उनके इंडिविजुअल को हैंडल करेंगे। तो आगे हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लोग वो रिएक्शन ना आ सके इसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में जो TTP की सूरत में हमारे सामने बन गया। इसी तरह हमारे और भी अंदर बहुत सारे फॉल्ट लाइंस है, जो फैसल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने भी जब ये क्राइसिस शुरू हुई तो मैंने कालम का उन्वान रख कर शुक्रिया मोदी जी, या 2015 में जब इकट्ठा कर दिया, 2015 में जब इंडिया से मैं वापस आया और उनका मूड मैंने देखा, तो उस वक्त कालम का उन्वान मेरा ये था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के मोहसिन। तो बात ये कि उसने तो हमें एहसान कर लिया है, लेकिन हमारी माजी ये बताती है, हमारे इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर भी, हमारी सियासी लीडरशिप की इमेच्योरिटी भी, और पॉलिटिकल मकासद के लिए अभी तक तो देखें ये सारी चीज़ें। अभी एक हमारी खुशकिस्मती ये है कि इंडिया इलेक्शन के दौर से गुज़र रहा है, इसलिए वो लोग उन चीज़ों को उतना हज़म नहीं कर सकते, न राहुल गांधी कर सकते हैं न और कर सकते हैं। हमारा ये शुक्र है कि हम इलेक्शन मूड में नहीं थे, तो हमारी अपोजिशन ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं किया, इसमें एक्सप्लॉइट करने की गुंजाइश है, उसको इग्नोर किया। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। मसलन सबसे बड़ी बात तो ये हो सकती थी कि मोदी आता है इधर खुद चल के, तो उस वक्त गद्दारी का ताना होता है, लेकिन अब कॉल करने की कोशिश और जो की जा रही है, किसी ने एक्सप्लॉइट। पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे ना कि वर्ल्ड कम्युनिटी का, ये दोनों इस मामले में अथॉरिटी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मेरी बात मुनासिब नहीं है, लेकिन दुनिया और कौमों के मामलात मज़हब टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कोई अपनी पॉलिसी मजहबी बुनियादों पे नहीं बनाता, इमोशनल बुनियादों पे नहीं बनाता। ये जो हम कह रहे हैं भाई, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया ने दुनिया में अपने आप को एक बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी के तौर पर मशहूर किया है, उनके वैल्यूज़ और वेस्ट के वैल्यूज़ एक दूसरे से इतने कंट्राडिक्टरी नहीं है।
तो हमें कतन ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अपने इंटरनल उसकी सबूत नहीं देंगे, और यकीनन हम अगर दुनिया को इतना एतराज़ की गुंजाइश देंगे तो दुनिया उसको बड़ा चढ़ा के पेश करेगी और इंडिया की बहुत सारी कोताहियों से वो सरफ नज़र करेगी। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी, और यही होता रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हम भी चाहते हैं और दुनिया भी कह रही है कि पाकिस्तान और भारत डायलॉग करें। क्या पोटेंशियल रहता है डायलॉग का, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। दुनिया की बात हमने की, दुनिया क्या रिएक्ट करती रही है, लेकिन दुनिया साथ ये भी कह रही है कि पाकिस्तान और भारत बाहमी तौर पर डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अब आपस में अपने मसले हल करें, तिजारत हो, ताकि मुरब्बत हम कर सकें। भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े। China has stressed from the beginning the need to exercise calm and restraint and resolve the matter through dialogue. डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सेंटेंस मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्कों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उन्होंने डायलॉग पर रजामंदी का इजहार किया है कोई ऐसी बात? मैंने ये फिक्रा नहीं देखा, ये मगर मेरे पास है, ये स्क्रिप्ट है, मैं इसलिए लेके आया हूँ स्क्रिप्ट अपने साथ। और मैं तुम्हें अपनी कोताही का एतराफ़ करते नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने ये फिक्रा नहीं देखा। हमारी तरफ से इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब का लेटर बाकायदा मेज़ पर मौजूद है और वो आपने देखा हुआ है, हिंदुस्तान से ही लीक हुआ था। उसमें डायलॉग की कंप्लीट ऑफर, मुकम्मल, जम्मू कश्मीर ज़ाहिर है बुनियादी मसला है, उस पर बातचीत। उसके बाद सियाचिन सर क्रीक का, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये याद रहे कि हमारे, उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, रिलीजियस टूरिज़म है, ट्रेड है, हाँ, और सब सार्क है जो 2.5 साल से रुका हुआ है, और दहशतगर्दी है। ये भी हमने कहा हुआ है कि अगर दहशतगर्दी भी एक मुद्दा है तो उस पर बातचीत को हम तैयार हैं। करतारपुर की इंटरेक्शन जो आप खुद लीड कर रहे हैं, दैट कैन बी अ बिगनिंग। 14 को जो डायलॉग है, इट कैन बी अ बिगनिंग। हम उम्मीद रख सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा केयरफुल हो गया साथ ही, क्योंकि हिंदुस्तान थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या हो गया, तो वो ऐसी बात नहीं है। वैसे इनकार किया कि नहीं, ये डायलॉग का एक पेस पर ये बिगनिंग नहीं है डायलॉग की। डायलॉग की बिगिनिंग ये नहीं, ये जो फैक्चुअल पोजीशन है जो पाकिस्तान इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग है, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने 9 दिसंबर 2015 को अपने विज़िट के दौरान जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरताज साहब के साथ जिसको ओन किया था, जिसका ऐलान हमने किया था, ये वो नहीं है। ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। ये करतारपुर की डोमेन के अंदर गुफ्तगू है, एक स्टेप है जिसको आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर आप जो बेबी स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे कदम आप उठा सकते हैं अगर दोनों तरफ पॉलिटिकल विल है। मगर जैसे कहा गया इलेक्शंस भी हैं हिंदुस्तान में, तो हम इस पे कम से कम ये है कि अगर दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, पुरअमन हमसायगी के पास तो पहुंच सकते हैं। रऊफ हसन साहब, दुनिया कहती है कश्मीर पे डायलॉग करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले महीने मीर वाहिद उमर फारूक को कॉल की तो उधर इंडिया में शोर मच गया। जब वो कश्मीर के नाम से डायलॉग के लिए इतने एलर्जिक हैं तो डायलॉग होगा कैसे? ये डायलॉग के बारे में देखिए, आप कश्मीर के अंदर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसके अंदर आप जाइए, ऐसे लोग भी आप डायलॉग के बारे में बात करें जिन्होंने पहले कभी नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती बार बार ये कह रही हैं, उमर अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर से आवाज़ें निकल रही हैं, उठ रही हैं। देखिए, कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने पोजीशन ले लिया है अनफॉर्चुनेटली, वो इतनी इनफ्लेक्सिबल है कि वो फील करते हैं कि जी अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर वो उसको सबड्यू करेंगे और उसको एट ए पैरेलल लेवल वो उसमें जो कश्मीर में जो मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू जो आबादी का तनासुब है उसको बदलने की भी वो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप इसको आप देखें तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के जो इलेक्शंस होते हैं, अगर आप उनको हर इलेक्शन में देखें तो उसमें जो इंडियन पार्टीज़ हैं उनकी जो खासकर बीजेपी, उनकी सीटें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस की भी इसी तरह से ग्रेजुअली कंपैरेटिवली बढ़ती जा रही हैं। तो वो ये शायद ये देख रहे हैं कि एक इलेक्शन या 2 इलेक्शंस के बाद इंडियन कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस पार्टी हो, वो डायरेक्टली
जो लोकल पार्टीज हैं, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, मुफ्ती के बगैर जो उसके बगैर वो इलेक्शन बना सकते हैं। अब तो पार्टी निकल गई, उसके बाद गवर्नर के जरिए बीजेपी फंड पूल कर रही है, प्रेसिडेंशियल राज है, प्रेसिडेंशियल राज। उसके बाद वो ये मेरी जो ज़हन में वो पूरा जो एक तसलसल जरा वो ख़त्म कर लेने दीजिए। उसमें वो फील करते हैं कि जब वो लोकल कश्मीरी पार्टीज के बगैर अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे तो तब वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 क्लॉजेज हैं 370 और 35A जो कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, उसको वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ ताकत के बल के होगा, कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसकी कोशिश काफ़ी सालों से जो हिंदुस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब लोग वो कर रहे हैं कि जी वहाँ हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में आके इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ इलेक्ट करवाएं, ताकि वो इंडियन जो असेंबली कश्मीर की असेंबली जो है उसके फ्लोर से ये अमेंडमेंट्स जो है इनको एनाल कर सके। तो ये एक गेम प्लान है उनका, लार्जर गेम प्लान। साफी साहब, डायलॉग की बात हो रही है कि डायलॉग दुनिया कह रही है करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बुनियाद है डायलॉग की। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 4 नुकाती फार्मूला दे दिया था कि ये आगे चलेगा। मनमोहन सिंह भी उस वक्त कहते थे कि जी शॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्री चेंजेस हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर कभी डायलॉग होता है तो बुनियाद क्या बनेगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन या जनरल परवेज मुशर्रफ के 4 नुकात? देखिए, उसमें तो बीच में शिमला भी आया था, बहुत सारे और भी मराहिल आए थे, और फिर परवेज़ मुशर्रफ का मेरे ख्याल में अब जो लेटेस्ट फैसल साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस पे दोनों ममालिक एग्री कर गए थे कि वो कंपोजिट डायलॉग का था, कि जिसमें हमारे कश्मीर का नुक्ता भी शामिल हुआ था और उनके टेररिज्म का नुक्ता भी शामिल हुआ था। अगर होंगे तो मेरे ख्याल में इन खतूत पे होने चाहिए, लेकिन सरेदस्त ये इम्कान नज़र नहीं आता कि बिफोर इलेक्शन जो इंडियन इलेक्शन है उससे पहले कंपोजिट डायलॉग, उससे पहले सिर्फ अगर डी एस्केलेशन या कुछ लेवल पे, जिसको फैसल साहब बेबी स्टेप्स कहते हैं, कि एंगेजमेंट हो और एस्केलेशन में कमी आए, हमसायगी तक हो, मतलब इससे आगे तो उम्मीद भी नहीं है। जो ज़्यादा चीज़, और मेरे ख्याल में ये भी अब दुनिया को भी बावर कराना चाहिए और ख़ुद हम पाकिस्तानियों के लिए भी वो एक बड़ी तशवीशनाक पहलू सामने आए कुछ वाक़यात से, कि देखें उधर तो ठीक है कि ये ख़तरा है कि भाई उनका न्यूक्लियर बटन पे एक मोदी जैसे बंदे की उंगली आ गई है कि जो किसी भी वक्त अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए मामले को उस तरफ, मसलन ये तो अल्लाह ने करम किया हमारे ऊपर खसूसी, लेकिन कि ये 2-3 स्टेप्स ऐसे हो गए कि उसकी वजह से, वरना अगर 2 कदम वो आगे जाते और हम जाते तो फिर तो फुल फ्लेज वार था। लेकिन एक और तशवीशनाक जो खुसूसन हमारे लिए, कि देखिए इन 2 न्यूक्लियर पावर्स की जो मामलात हैं और जो इनकी खारजा, मसलन डॉक्टर फैसल जैसे लोगों की कोशिशें, फॉरेन ऑफिस की कोशिशें, इवन आपकी मिलिट्री लीडरशिप की कोशिशें, दुनिया की कोशिशें, उसको सिर्फ चंद तंजीमें या चंद अफराद वो एक हरकत करके गारत कर सकती हैं और दोनों ममालिक को 2 एटमी पावर को जंग के उसमें ला सकते हैं। तीसरी बार हो रहा है बाय द वे। हाँ, ये तीसरी। अच्छा, मसलन ये तो कल इंडिया के अंदर कोई इंतहा पसंद, जिस तरह अभी भी मकबूजा कश्मीर के अंदर से हुआ है, या फिर उधर भी इस तरह की तंजीमें बन सकती हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि 2 एटमी पावर्स की इस तरह के मामलात का, यानी उनके जंग का बटन जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में आ गया है। ये इसका कोई मैकेनिज्म एटलीस्ट तशवीश की बात साफी साहब, मुज़ाकरात से पहले इसके लिए कोई मैकेनिज्म दोनों मुल्कों की क़यादत की ज़रूरत है, और दुनिया को भी चाहिए कि वो कम से कम इतना कि इन तंजीमों के हाथ से ये चीज़ ले ली जाए। बहुत शुक्रिया। वैसे एक जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म भी बना था, 2007 था या 6 था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ क्यूबा हवाना में डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आप तशरीफ़ ले आए। रऊफ़ हसन साहब, आप तशरीफ़ ले आए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।